हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम टेंस सीख चुके हैं और टेंस के क्रम में ही हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की प्रैक्टिस चल रही है। मैं कुछ आपको वर्ब करवा चुकी हूँ। आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो है हैव वर्ब। पिछले वीडियो में मैंने आपको बी वर्ब के बारे में बताया था। आज हम समझेंगे हैव वर्ब। हैव वर्ब के 3 रूप होते हैं, हैज, हैव और हैड। हैज और हैव का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं और हैड का प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है। तो आज हम जो सीखेंगे वो हैज और हैव को देखेंगे, हैज का प्रयोग और हैव का प्रयोग, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की प्रैक्टिस चल रही, उसी के तहत ये सेंटेंस आएंगे। हैव वर्ब का जब प्रयोग होता है तो उसका जो मीनिंग निकलता है सेंटेंस में पास होना। पास होना मतलब हमारे पास कोई चीज है, हमारा किसी चीज पर अधिकार है, या हमारा संबंध जो बताती हैं वस्तुओं से या नाउन से। इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं वो हमारे हैव वर्ब के तहत आते हैं। हैज का प्रयोग हम एक वचन के साथ में करते हैं और हैव का प्रयोग बहुवचन के साथ में। हैज एक वचन के साथ जैसे ही, सी, इट, नेम, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एक वचन सब्जेक्ट क्या होते हैं फर्स्ट वीडियो में, और बहुवचन सब्जेक्ट क्या होते हैं। हैव का प्रयोग आई के साथ में और बहुवचन सब्जेक्ट जो भी होगा उनके साथ में किया जाता है। स्ट्रक्चर आपका जो रहेगा वो ये रहेगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के रूप में आपका नाउन हो सकता है, नाउन या कोई और भी शब्द हो सकता है, वर्ब हो सकती है या कुछ भी, लेकिन वर्ब, मेन वर्ब आपकी यही है। यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो टू के रूप में, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव के रूप में या जिरंड के रूप में। आमतौर पे आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन शब्द ज्यादातर आते हैं। और आपने कई बार पढ़ा हुआ हैज, हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी आता है। तो अगर हैज, हैव या हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है तो उसकी विशेषता ये है कि इन दोनों के बाद, इनमें से किसी के बाद भी वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होती है। जब थर्ड फॉर्म तुरंत बाद लिखी होती है तो हैज, हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करती है। यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं वो हैज और हैव मेन वर्ब के रूप में है, और हमारे पास क्या चीज है, क्या चीज नहीं है, उस अर्थ में इनका प्रयोग हम देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर जो आता है, हैज, हैव के बाद ही हम नो लगा देते हैं। ये सबसे ज्यादा प्रचलन में, और भी तरीके हैं नेगेटिव बनाने के, वो मैं आगे आपको नेगेटिव सेंटेंस में अलग से बताऊंगी। अगर हमें इनको इंटेरोगेटिव बनाना है तो हैज और हैव शुरू में रखेंगे सब्जेक्ट से पहले, बाकी स्ट्रक्चर वैसा का वैसा ही रहेगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी मैंने अलग से आपको बताए हैं। पहले हम समझेंगे जो प्रैक्टिस है वो अफर्मेटिव सेंटेंस की, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट या नाउन। मैंने बहुत तरीके के उदाहरण लिए हैं, लगभग हर तरीके का उदाहरण लेने की कोशिश की है मैंने, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कब कब हैज, हैव वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पहला सेंटेंस होगा, हमारे पास एक योजना है। पास शब्द आता है अधिकतर, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐसा उदाहरण लिया है कि कोई वस्तु होती है तो बच्चों को जल्दी समझ में आ जाती है, लेकिन अगर इस तरह का सेंटेंस है तो भी हमको हैव वर्ब का ही प्रयोग करना है, क्योंकि पास शब्द आ रहा है। हमारे पास एक योजना है, योजना कहते हैं प्लान। हमारे के लिए इंग्लिश बनेगी बी। पास के लिए शब्द हैव आ रहा है तो बी हैव अ प्लान। इन्हीं सेंटेंस को बच्चों हैव और हैज के साथ गॉट लगा के भी बनाया जाता है, इसलिए मैंने पहला सेंटेंस बना के रखा है। जहां भी हमने जैसे हैज और हैव का प्रयोग करा है, इसी अर्थ में सेम टू सेम हैज या हैव के साथ में गॉट भी लगाया जाता है। इंटेरोगेटिव, नेगेटिव में भी लगा सकते हैं, सभी जगह साथ में अगर गॉट लगा है तो भी यही मीनिंग है, अकेला हैव लगा रहे हैं तो भी यही मीनिंग, इसलिए मैंने दोनों सेंटेंस लिखे। वी हैव अ प्लान या वी हैव गॉट अ
प्लान, एक ही बात है। अगला, उसके पास बंदूक है। यहाँ पे बी के साथ में हैव आया था, अब यहाँ पे उसके पास बंदूक है, उसके शब्द यहाँ पे सिंगुलर हो गया, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा ही हैज अ गन। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पार्ट 1 है, जहां मैंने शुरुआत की थी टेंस की, तब मैंने बताया था आप लोगों को कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब में एस या ईएस लगाया जाता है। अब अगर हम ये कहें कि हैव वर्ब होती है, उसमें हमें ईएस लगाना है या एस लगाना है, तो क्या होता है, ये भी शब्द को छोड़ दिया जाता है और उसकी जगह पे एस लग जाता है। इस कारण से ये हैव वर्ब का सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए रूप हो जाता है हैज। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो हमको हैज रखना है। यहाँ पे हमने बी हैव करा था, यहाँ पे ही हैज अ गन। नाउन काउंटेबल है, इसलिए ए शब्द का प्रयोग करा है। राम के 2 छोटे भाई हैं। अभी मैंने ऊपर बताया कि संबंधों के लिए क्या आता है, हैज हैव का ही प्रयोग आता है। तो राम के 2 छोटे भाई हैं, तो सब्जेक्ट है राम, और राम चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए आएगा हैज 2 यंगर। छोटे के लिए बोलते हैं यंगर ब्रदर्स, तो राम हैज 2 यंगर ब्रदर्स। मुझे तेज जुखाम है, तो आई के साथ में हैव आता है, तो आई हैव अ बैड कोल्ड। तेज जुखाम के लिए बैड कोल्ड शब्द आता है, जुखाम के लिए कोल्ड और यहाँ पे तेज के लिए बैड आएगा। अगला, उसके बाल लंबे हैं। सी हैज लॉन्ग हेयर। सी सिंगुलर है इसलिए फिर से हैज आया, आई के साथ में हैव, सी के साथ में हैज। कार के 4 पहिए होते। किसी का भी कोई शब्द ऐसा आता है जो उसके आवश्यक अंग हैं, जैसे हमारे शरीर के जो अंग हैं, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, इस तरह से। तो गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, तो पहिए जो है कार के अंग हैं, तो उसके लिए भी हमें हैज हैव का ही प्रयोग करना रहता है। तो बच्चे यहाँ पे धोखा कहा जाते हैं कि होते हैं के लिए क्या आएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि शरीर के अंगों के लिए जब हैज हैव का प्रयोग होता है तो इस तरह से इन चीजों के लिए भी हैज हैव आएगा। अ कार हैज 4 व्हील्स। पहियों को व्हील्स कहते हैं। उसी तरह से ये आ गया, हाथी की एक सूंड होती है। ये शरीर के अंगों वाली बात आ गई कि शरीर के अंग के लिए हैज हैव का प्रयोग करते हैं। तो होती है के लिए नहीं, यहाँ पे हमें जो मीनिंग निकल रहा है कि हाथी की एक सूंड है, तो एन एलिफेंट हैज अ ट्रंक। उसी तरह से मैंने ये उदाहरण लिए हैं। गाय के 4 पैर होते हैं। द काउ हैज 4 लेग्स। फिर आगे देखें, मेरे 4 बड़े भाई हैं, तो आई हैव 4 एल्डर ब्रदर्स। छोटे के लिए यंगर और बड़े के लिए एल्डर। इसी तरह से हम और सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे 2 बहनें हैं या 2 बहन भाई हैं, इस तरह से कुछ भी संबंध। और जो छोटे बच्चे गाय का निबंध याद करते हैं तो रटना रहता है उन्हें, तो हमको ये ध्यान रखना, इस तरह से हैज हैव हैड का प्रयोग किया जाता है। जैसे आगे मैंने लिया है, हमारी 2 आंखें 2 कान होते हैं, तो बी हैव हमारी शब्द आया, तो बी हैव 2 आईज एंड 2 ईयर्स। तो इसी तरह से हम बोलचाल में अगर इस सेंटेंसों को यूज करना चाहें तो इसी तरह से सेंटेंस यूज हो जाएंगे। अगला, मेरा बैंक में एक खाता है। बैंक खाता जिसको कहते हैं, तो आई हैव एन अकाउंट। खाता के लिए अकाउंट शब्द आता है, और बैंक में के लिए इंग्लिश बनेगी इन द बैंक। उसमें मैंने अदर वर्ड नहीं लिखा हुआ है, ये आपका अदर वर्ड हो जाएगा। आई हैव एन अकाउंट। एन अकाउंट आपका ऑब्जेक्ट हो गया और इन द बैंक आपका अदर वर्ड हो गया। सेंटेंस अगर लंबा होगा
तो हमें शुरू का स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, बाकी सेंटेंस के जो शब्द हैं वो हम पीछे डालेंगे। मेरी एबी रोड पर एक दुकान है। अब इसमें पास शब्द कहीं नहीं आया। मेरा बैंक में खाता है, इसमें भी पास शब्द नहीं आया। इस वजह से मैंने ये उदाहरण लिए हैं कि बच्चे धोखा खा जाते हैं। तो ये ध्यान रखें कि ये भले ही पास शब्द नहीं है, लेकिन चीज जो है वो खुद की ही है, तो उस वजह से इसमें हैज हैव हैड आता है। तो आई हैव अ शॉप, मेरी एक एबी रोड पर दुकान है, तो आई हैव अ शॉप ऑन द एबी रोड। ये फिर आपका इतना अदर वर्ड हो गए। तुम्हारे पास खुद या स्वयं का मकान है। इसका जो मीनिंग सही से निकलेगा वो तुम्हारे पास तुम्हारा स्वयं का मकान है, तो सब्जेक्ट के रूप में आएगा यू हैव। यू के साथ में हैव आता है, और योर ओन स्वयं का या खुद का, उसके लिए शब्द आता है ओन, तो ये आएगा यू हैव योर ओन हाउस। अगला देखें, उनके पास एक खबर है। इसको बारे में मैंने फिर इस तरीके से बनाया, उनके पास तुम्हारे लिए एक खबर है। अगर मान लो ये दिया हो कि उनके पास तुम्हारे लिए एक खबर है, तो दे हैव अ न्यूज फॉर यू। अगर यहाँ पे तुम्हारे लिए, उसके लिए, इसके लिए ऐसे शब्द आ जाएंगे तो फॉर करके यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रूप लिखेंगे। मान लो उसके लिए शब्द आ जाए, उनके पास उसके लिए एक खबर है, तो दे हैव अ न्यूज फॉर हिम या फॉर हर। इस तरह से यहाँ पे ऑब्जेक्ट शब्द आना है। उसके चेहरे पर हंसी है। सी हैज अ स्माइल, हंसी के लिए स्माइल मुस्कान। ऑन हिज फेस, चेहरे पर के लिए फिर से ये हमारा अदर वर्ड में आ गया, ऑन हिज फेस। सी हैज अ स्माइल ऑन हिज फेस। अधिकतर सेंटेंस मैंने ऐसे लिए हैं जो हमारे रोजाना बोलने के काम में आते हैं, और बच्चे इनको नहीं बना पाते हैं, तो कोशिश ये करें कि इन सेंटेंसों को प्रैक्टिस कर लें। बोलचाल में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको टेंस भी ध्यान रहेगा और वर्ब भी ध्यान रहेगी। अगला देखें, हर एक को जीने का हक है। ये अधिकतर कहावत टाइप में आता ही रहता है सेंटेंस, हर एक को जीने का हक है। तो हर एक के लिए एवरी वन। अब एवरी वन सिंगुलर माना जाता है, इसलिए यहाँ पे है जाता है एवरी वन। ईच या एवरी से सेंटेंस जब प्रारंभ होता है तो उसमें सिंगुलर वर्ब ही आती है, तो है जाएगा एवरी वन हैज अ राइट। हक, हक के लिए यहाँ पे आया राइट, और जीने का के लिए आया टू लिव। तो ये होगा एवरी वन हैज अ राइट टू लिव। अगला, मेरे पेट में थोड़ा दर्द है। आई हैव अ स्लाइट। थोड़ा के लिए यहाँ पे शब्द आया स्लाइट, पेन। और पेट में के लिए अर्थ आया इन माई स्टमक। तो ये सेंटेंस होगा आई हैव अ स्लाइट पेन इन माई स्टमक। अगर ये कहा जाए कि मेरे सिर में दर्द है, तो इसका हो जाएगा आई हैव अ हेडेक। एक शब्द का मतलब भी होता है दर्द। यहाँ पे हमने शब्द का प्रयोग किया है पेन। पेन शब्द भी आता है और ये एक शब्द भी आता है। अधिकतर शरीर के अंगों के लिए हम इसका भी प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे सिर में दर्द है तो कहेंगे आई हैव अ हेडेक। और अगर ये कहा जाए कि मेरे पीठ में दर्द है तो आई हैव अ बैक एक। ठीक है, इस तरह से जो शरीर के अंगों वाली बात यहाँ पर भी आ जाती है। इस वजह से इसमें ऐसे सेंटेंसों में भी हमें हैज हैव हैड का ही प्रयोग करना रहता है। राम के चेहरे पर फुंसियां हैं, या कहा जाए मेरे चेहरे पर फुंसियां हैं, तो इस तरह से ये बनेगा राम हैज रेसिस। रेसिस की जगह पे यहाँ पे आप पिंपल्स शब्द का प्रयोग
कर सकते हैं। राम हैज रेसेस ऑन हिज फेस, और अगर मेरे चेहरे बात कही जाएगी तो आई हैव रेसेस ऑन माई फेस। यहाँ पे पजेसिव चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे सब्जेक्ट राम है, राम का पजेसिव होता है हिज। और अगर यहाँ पे मेरे शब्द कहा जाए, मेरे चेहरे पर फुंसियां हैं, अंदर कहीं पर भी पजेसिव का यूज नहीं हुआ हिंदी में, लेकिन फिर भी हमें बनाते समय ये ध्यान रखना है कि पजेसिव यूज करेंगे। तो आई हैव रेसेस ऑन माई फेस, मेरे चेहरे पर फुंसियां, इस तरह से। उसकी याददाश्त अच्छी है। ही हैज अ गुड मेमोरी। मेरा तुम पर विश्वास है, तो आई हैव बिलीव इन यू। इसी तरह से तुम पर विश्वास की जगह अगर भगवान शब्द कर दिया जाए कि मेरा भगवान पर भरोसा है, तो आई हैव बिलीव इन गॉड। इस तरह से ये सेंटेंस हैज हैव के हो जाते हैं। मैंने कोशिश की है लगभग हर तरीके का सेंटेंस इसमें आ जाए, जो आपको दिक्कत नहीं पड़े, ये सोचना नहीं पड़े कि इस तरह के सेंटेंस में कौन सी वर्ब आनी। आगे हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य जिनको कहते हैं। मैंने 3 तरह के स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं यहाँ पे। पहला है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, जो हम अभी लगा रहे थे। इसी के तुरंत बाद हमें नो शब्द लगाना है और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट शब्द आएगा। सबसे ज्यादा प्रचलन में यही है, और दूसरी बात कहा जाए कि सबसे ज्यादा सरल यही है। तो मैं आप लोगों को ये सलाह दूंगी कि हो सके तो आप ये पहला वाला ही तरीका अपना करके रखें। क्यों? क्योंकि दूसरे और तीसरे में आप लोग गड़बड़ कर देते हैं। क्या गड़बड़ होती है देखें, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट लगाना रहता है, लेकिन जब कभी भी इस तरह के सेंटेंस में यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रहता है उसके साथ में कोई डिटर्मिनर्स आया हुआ है, सम, एनी, मच, मेनी, इस तरह से कुछ भी, तो नॉट लगाते समय डिटर्मिनर्स को चेंज करके हमें एनी में बदलना रहता है। तब सही से सेंटेंस अगर हम नेगेटिव चेंज करें तो सही से तब चेंज माना जाता है। तो उसमें बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए मैंने बताया। तो आपको हर तरीका है, ये आपकी मर्जी है। फिर आगे भी देखें, ये भी सेंटेंस में यूज करा जाता है, जैसे सब्जेक्ट के बाद डज नॉट हैव या डू नॉट हैव। डज नॉट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और डू नॉट आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, और प्लस फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। डज का प्रयोग हो जाने के बाद हैज का प्रयोग नहीं होता है, दोनों जगह आपका हैव आ रहा है, ये बात ध्यान रखनी है। तो बच्चे यहाँ पे एक तो गड़बड़ कर देते हैं कि डज नॉट सिंगुलर के लिए डज का प्रयोग करा, हैव की जगह पे यहाँ पे हैज का प्रयोग कर देते हैं, तो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगी कि इस सेंटेंस को प्रैक्टिस में लें। प्रैक्टिस में हम एक ही सेंटेंस लेना है, लेकिन जानकारी आपको होना चाहिए। इसलिए मैंने ये तीनों स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखे हुए हैं, और मैंने कोशिश की है उदाहरण जो दिए हैं आपको एग्जाम्पल उनमें समझाने की। देखें, पहला सेंटेंस है मेरे पास तुम्हारी मदद के लिए समय नहीं है। मैंने जो नेगेटिव उदाहरण लिए हैं उससे अलग लिए हैं अफर्मेटिव से, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिले। तो मेरे पास, तो आई हैव, समय नहीं है, नो टाइम, सब्जेक्ट हो गया, हैव वर्ब हो गई, फिर ऑब्जेक्ट हो गया। और ऑब्जेक्ट के बाद फिर अदर वर्ड आएगा, जो मैंने शुरुआत में बोला था कि वर्ब हो सकती है इसमें, लेकिन वर्ब आपकी टू के साथ में हो गई, आईएनजी फॉर्म में ही होगी। तो टू हेल्प यहाँ पे इन्फिनिटिव हो गया एक तरह से। आई हैव नो टाइम टू हेल्प यू। मदद यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है, इसलिए इसको पीछे रखना पड़ेगा हमको। तो आई हैव नो टाइम टू हेल्प यू, यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट रूप हो गया फिर से। आगे, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है। ये सेंटेंस हम रोजाना में बहुत बोलते हैं, तो मैंने इसको जो बनाया है वो नो से ही बना के बताया आपको। आई हैव नो आइडिया एट ऑल। बोलचाल की भाषा में बच्चों शॉर्ट फॉर्म ही अधिकतर बोले जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ये नो का प्रयोग किया है। डज नॉट हैव और डू नॉट हैव का प्रयोग नहीं किया है। तो बोलचाल में शॉर्टकट तरीका ही अपनाना था। आई हैव नो आइडिया, अंदाजा, आइडिया।
बिल्कुल के लिए यहाँ पे एट ऑल आया है। इसी तरह से आप दूसरे सेंटेंस कर सकते हैं, उसका कोई मित्र नहीं है। अब मैंने यहाँ पे डज नॉट का उदाहरण लिया है, उसका शब्द सिंगुलर के लिए आया, तो यहाँ पे आएगा डज नॉट। ही डज नॉट हैव एनी फ्रेंड। नॉट के प्रयोग के साथ में एनी का प्रयोग, कोई शब्द आ गया इसलिए। तो यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा गड़बड़ कर जाते कि एनी का प्रयोग नहीं करते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। इसको हम बनाना चाहें तो ये इस तरह से हो जाएगा, ही हैज नो फ्रेंड्स, और ही हैज नॉट एनी फ्रेंड। अकेला नॉट का प्रयोग कर रहे हैं हैव या हैज के बाद। अकेले नॉट का प्रयोग करना है या नो का प्रयोग करना है तो हमें हैज और हैव के बाद करना है। लेकिन हम अगर डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग करते हैं तो हमें हैव से पहले करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ही डज नॉट हैव एनी फ्रेंड या ही हैज नो फ्रेंड, इस तरह से हो जाएगा। इस कमरे में खिड़कियां नहीं हैं। इस कमरे के लिए सब्जेक्ट बनेगा दिस रूम। डज नॉट हैव विंडोज। डज नॉट आया तब भी हैव रखना है, हैज नहीं रखना है इसके साथ में। अगर हम सिर्फ नो का यूज करें तो ये हो जाएगा दिस रूम हैज नो विंडोज। हमारे पास सबूत नहीं है। हमारा शब्द यहाँ पे बी बहुवचन है, डू नॉट आएगा। वी डू नॉट हैव एविडेंस। यहाँ पे हम प्रूफ शब्द लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। एविडेंस मीन्स भी सबूत और प्रूफ मीन्स भी सबूत, जो भी वर्ब आपको यहाँ पे सरल लगे। तो वी डू नॉट हैव एविडेंस या वी डू नॉट हैव प्रूफ। नो का प्रयोग करेंगे तो वी हैव नो एविडेंस या प्रूफ। वी हैव नॉट एविडेंस और प्रूफ, इस तरह से हो जाएगा। आपको कोई भी एक तरीका अच्छे से करके रखना है बस। नो का प्रयोग सबसे ज्यादा प्रचलन में है और 10th क्लास आपके सिलेबस में नो का ही प्रयोग है। तुम्हारे पास ये सुविधा नहीं है, तुम्हारे के लिए यू आएगा। यू डू नॉट हैव दिस फैसिलिटी। सुविधा के लिए शब्द आता है फैसिलिटी। तो मैंने ये आपको इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आपको नेगेटिव बनाना आ गया होगा। आपको कोई भी एक तरीका बहुत अच्छे से ध्यान करके चलना है। आगे हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आगे हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें भी मैंने 2 स्ट्रक्चर लिख रखे हैं आपके लिए। एक तो हैज या हैव को ही हम सब्जेक्ट से पहले प्रारंभ में ही लिख देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड आएगा, लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। दूसरा तरीका ये है कि हम डू और डज का प्रयोग करें, जैसे हमने अभी नेगेटिव में किया था। तो सब्जेक्ट से पहले डू या डज रख देंगे, बाकी स्ट्रक्चर हमारा जैसा साधारण वाक्य में था वैसा का वैसा ही रहेगा और अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। पहला वाला थोड़ा सा सरल पड़ता है, डू और डज में बच्चे वही हैज हैव में थोड़ा सा गड़बड़ कर जाते हैं। देख, दोनों उदाहरण मैंने लिए हैं। पहला है, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं। ये हम रोजाना में बहुत बोलते हैं, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं। तो यहाँ पे होगा हैव यू एनी मनी। अब यहाँ पे कुछ के लिए एनी का प्रयोग आया, भले ही सेंटेंस में कुछ शब्द आ रहा है। कुछ का जो मीनिंग होता है वो होता है सम, लेकिन जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो या नेगेटिव हो तो कुछ शब्द के लिए एनी का प्रयोग किया जाता है। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में हम सम का प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे एनी आया। तो ये हो गया हैव यू एनी मनी। या फिर हम डू का प्रयोग करना चाहें तो डू यू हैव एनी मनी। दोनों ही सेंटेंस सही है, आपको जो सरल लगे आप वो कर सकते हैं। क्या किसी के पास घड़ी है।
ये भी हम सेंटेंस रोजाना में बहुत बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने डज का प्रयोग करा है, आप चाहे तो हैव शुरू में लगा के कर सकते हैं। डज एनीवन, किसी के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आया एनीवन। डज एनीवन हैव अ वॉच, या फिर यहाँ पे हम हैज का प्रयोग करेंगे। अगर सिंगुलर है ये तो हैज हैव का शुरू में प्रयोग करना चाहें तो हैज एनीवन आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे डज की जगह पे हैज हो जाएगा, हैज एनीवन अ वॉच। अगला, क्या तुम्हारी रविवार को छुट्टी रहती है। अब यहाँ पे ता है ती है, लेकिन ये सेंटेंस हैज हैव का ही है। रहती है मतलब होती है। डू यू हैव अ हॉलीडे ऑन संडे। क्या के लिए यहाँ पे डू का प्रयोग करा है मैंने, और यहाँ पे आप चाहें तो हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं। हैव यू अ हॉलीडे ऑन संडे, ऐसे हो जाएगा। क्या तुम्हारे पास उसका फोन नंबर है। तो डू यू हैव हिज फोन नंबर। सीधे सीधे हैं ये। क्या आपके दादा दादी हैं। अब यहाँ पे ना पास आया, ना होते हैं, ना कुछ है, तो आपको ध्यान रखना इस तरह के सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी हमारा हैज हैव वर्ब का ही होता है। क्या आपके दादा दादी हैं। डू यू हैव ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी को ग्रैंड पेरेंट्स कहेंगे। और अगर हैव वर्ब को ही शुरू में रखना चाहें तो हैव से क्वेश्चन बन जाएगा, हैव यू ग्रैंड पेरेंट्स। तो ये आपके बच्चों इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आगे मैंने हैज हैव को और लिया है थोड़ा सा। ये यहाँ पे हैज हैव मॉडल के रूप में है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब के रूप में आते हैं। और चूंकि इनका अर्थ निकलता है पढ़ता है, इस वजह से मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आपको प्रैक्टिस करवाई है इसकी। जिस तरह से हैव वर्ब के 3 रूप थे, उसी तरह से जब मॉडल हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएंगे तब भी इनके 3 रूप हो जाते हैं, हैज टू, हैव टू और हैड टू। हैज टू और हैव टू का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं और हैड टू का प्रयोग पास्ट टेंस में करते हैं। तो जैसे अभी हमारा हैज टू हैव टू का प्रयोग चल रहा था कि हैज का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव टू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। तो नियम आपके पूरे वही हैं, लेकिन बस आपको मीनिंग ध्यान रखना है कि जब ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ रहे हैं तो इनके बाद पहली बात तो टू आएगा और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। दूसरा मीनिंग हमारा निकलता है ता है पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, या ना है नी है। सिर्फ ना है नी है। आगे सेंटेंस से क्लियर हो जाएगा। आपका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो इसमें रहेगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैज टू या हैव टू प्लस भी बनाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इस तरह से सेंटेंस का क्रम जो रहता है वो इस तरह से रहेगा आपका। जैसे मुझे जाना है, अभी मैंने बोला ना है शब्द आता है या मुझे जाना पड़ता है। इसमें जो भी सेंटेंस आएंगे मीनिंग से, अर्थ से ये बात समझ में आती है कि काम मजबूरी में करना पड़ता है या फिर इतना आवश्यक है कि उसको करना ही पड़ेगा। तो इस तरह का मजबूरी वाला जो अर्थ निकले तब हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मुझे जाना है, मुझे जाना है कोई कह रहा है, इसका मतलब ये कि उसको हर हाल में जाना है, मजबूरी है ये उसकी। तो आई हैव टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव, और हैज हैव के साथ में टू हमारा लगाना अनिवार्य है ही। तो ये हैज टू या हैव टू सब्जेक्ट के बाद, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के बाद हम ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड लिखेंगे। उसे होमवर्क करना है, करना है मतलब करना पड़ता है। उसे शब्द एक वचन है तो हैज टू, हैज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ही हैज टू डू द होमवर्क। मुझे स्कूल पैदल जाना पड़ता है। अब पैदल जाना पड़ता है कहें या कह सकते हैं मुझे स्कूल पैदल जाना है।
अब पैदल जाना है, ये अगर इतना अकेला सेंटेंस कहा जाए तो ये समझ में आता है कि पैदल जाना है मतलब कोई और दूसरा साधन नहीं होगा, कोई मजबूरी होगी, तो इस तरह से। तो आई हैव, आई के साथ में हैव का प्रयोग होता है, आई हैव टू गो। अब जब भी गो वर्ब आती है तो गो के बाद अगर कोई स्थान का नाम दिया हुआ है कि व्यक्ति कहाँ जा रहा है, तो इसके तुरंत बाद टू लगा के उस स्थान का नाम लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे स्कूल जाना है, कहाँ जाना है, स्कूल, तो गो के बाद टू लगाएंगे और फिर हम स्कूल लिखेंगे। जैसे हमने पहले वाले में गो के बाद टू नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे कोई स्थान का नाम नहीं दिया है कि कहाँ जाना है, तो यहाँ पे टू स्कूल आएगा। अब पैदल जाना है, पैदल जाने के लिए हम कहते हैं ऑन फुट, ये मीनिंग आपको ध्यान रखना है, पैदल जाना ऑन फुट। तो आई हैव टू गो टू स्कूल ऑन फुट। फिर देखें जैसे पिताजी को ऑफिस जाना है या जाना पड़ता है, फादर सब्जेक्ट हो गया, फादर के साथ एक वचन, तो हैज टू, फादर हैज टू गो टू। अभी ऊपर बताया स्थान का नाम दिया है तो गो के बाद टू लगाना है और स्थान का नाम लिखना है, तो गो टू द ऑफिस। आगे उसे बहुत सारा काम करना पड़ता है, बहुत सारा, बहुत सारा के लिए आएगा अ लॉट ऑफ। यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं आएगा क्योंकि ये लॉट ऑफ शब्द आ गया इस वजह से, तो ही हैज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। हमें रिश्वत देनी पड़ती है, तो बी हैव टू गिव ब्राइब, ब्राइब मीन्स रिश्वत। तो इस तरह से बच्चों मैंने हैव वर्ब कोशिश की है पूरी, यहाँ पे जिस रूप में भी है मेन वर्ब के रूप में, और यहाँ पे इसमें ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अब आगे हम जो समझेंगे इसमें वो मॉडल हेल्पिंग वर्ब कैन में जो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो स्ट्रक्चर आते हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद करती इतना आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे आगे के वीडियो आपको आसानी से मिल सकें।